नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को मात देने के लिए अपनी तैयारियों को धार देते हुए अब कुछ कदम जो है वो और बढ़ा लिए हैं और उस कदम में आप देखेंगे कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इस हिसाब से क्योंकि आज ही बिहार की यूनिट जो है उसकी बैठक हुई है। चर्चा है कि इंडिया के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात शुरू हो गई है। बिहार के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके साथ आज दिल्ली में बैठक हुई है और उसके बाद मोहन प्रकाश ने कहा है, जो बिहार के प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा है कि 29 तारीख को सीट शेयरिंग को लेकर पटना में बैठक होगी। आइए जरा सुन लेते हैं मोहन प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक के बाद। आपको बता दूं कि दिल्ली में बिहार के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हुई और ये आप जानते हैं कि लगातार दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अलग अलग राज्यों के जो पदाधिकारी कांग्रेस के हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज इतना ही नहीं, इसके बाद भी दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों से मुलाकात हुई है और उसमें से भी बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन बिहार क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम, वो सब आपको बताएंगे। पहले सुनिए मोहन प्रकाश कह क्या रहे हैं और इनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि आगे इंडिया क्या कुछ करने जा रहा है। सुनिए मोहन प्रकाश को। आज बिहार कांग्रेस की कांग्रेस आला कमान के साथ विस्तृत चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर। उसमें एक चीज़ तो पहले से स्पष्ट था बिहार के बारे में कि बिहार में जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल यू और वाम दलों के साथ, उसी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक एक्शन प्लान हम लोगों ने जो बनाया है उसको विस्तृत रूप देके आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक अलायंस का बात है, सीटों का बात है, तो वो सीटों की चर्चा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की अलायंस कमेटी है वहाँ पे हम लोग रखेंगे। विस्तार से आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल जी ने बिहार से आए हुए सभी नेताओं की बात अच्छे ढंग से सुना और उन्होंने कुछ बातें बताई। उसको हम लोग आगे रूपरेखा उसका तैयार करके उसी पर आगे बढ़ेंगे। फिर से हम सभी बिहार के कांग्रेस जन आदरणीय खड़गे साहब को और राहुल जी को, संगठन प्रभारी जी को हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, बिहार में माना जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस को 4 और बाकी दलों को 2 सीटें मिलेंगी। बाकी दल मतलब जो वाम दल हैं उनको 2 सीटें मिलेंगी, उनके लिए 2 सीटें रहेंगी। हालांकि इस बंटवारे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि इस बार इंडिया का कोई भी दल मीडिया को यह नहीं बता रहा है कि उसकी रणनीति क्या रहने वाली है। लेकिन इतना तय है कि इंडिया बीजेपी को हराने का ऐलान कर चुका है और विपक्ष के इस ऐलान से बीजेपी परेशान दिख रही है। आपको याद होगा कि हाल ही में बीजेपी की 2 दिन तक बैठक हुई थी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बड़े पदाधिकारियों के साथ एक दिन मोदी और एक दिन अमित शाह ने लोकसभा की तैयारियों का जायजा लिया था। इसके बाद आज जेपी नड्डा और अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, कोलकाता पहुंचे और यहां बैक टू बैक मीटिंग करके टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। दरअसल बीजेपी की ये जोर आजमाइश बता रही है कि इस बार विपक्ष की तैयारी से बीजेपी घबरा गई है। वो समझ गई है कि इस बार चुनाव जीतना मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन ये भी है कि अगर बीजेपी के हाथ से सत्ता गई तो उसके कई नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए किसी भी हाल में बीजेपी चुनाव जीतने की तैयारी करेगी और दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी की इन तैयारियों के मायने कितना समझ पा रहा है, यह देखने वाली बात है। आपको याद होगा कि आज से ठीक 1 सप्ताह पहले इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई थी 19 दिसंबर को, जिसमें फिर से सभी दलों ने तय किया था कि इस बार हर हाल में बीजेपी का मुकाबला मिलकर करना है और जमकर बीजेपी को हराने की तैयारी करनी है। अशोका होटल के बंद कमरे में हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन पर सहमति बनी, इसका विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया क्योंकि यह बताया नहीं गया। सिर्फ 2 बातें जो सामने आई, उसमें एक ईवीएम की बात, ईवीएम को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है, यह महत्वपूर्ण बात वहां आई थी और यह भी
जो सामने नहीं आया, बाकी बातें सामने नहीं आई। और ये भी एक बात और उसमें सामने आई थी कि जो 146 सांसदों को निलंबित किया गया है उसको लेकर धरना प्रदर्शन होगा, जो ऑलरेडी कर चुकी है, इंडिया गठबंधन कर चुका है देश भर में और खासकर जंतर मंतर दिल्ली पे। तो इसके अलावा कोई भी विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया और यह भी इंडिया की सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा लगता है। दरअसल इंडिया के अलग अलग नेताओं के बयानों को मीडिया अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश करता रहता है कि इंडिया में फूट पड़ गई है। देखिए, इस बैठक के बाद भी यह कहा गया कि नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज होकर चले गए। इसलिए चले गए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम के रूप में सामने रख दिया गया, आगे बढ़ाया गया और इसको आगे बढ़ाने वाले दो नेता थे। पहला नाम ममता बनर्जी का और दूसरा नाम आया केजरीवाल का। केजरीवाल ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था। तो ये तमाम मसले ऐसे हैं जिसके कारण अब इंडिया गठबंधन बहुत ही सोच समझ के मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा है और इसका अच्छा असर जनता पर हो सकता है, पड़े ना पड़े, लेकिन अच्छा असर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। अब नेताओं का ध्यान बयानों से ज्यादा काम पर भी दिख रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज ही कहा है कि हम खुले दिमाग से सीट शेयरिंग वार्ता को आगे बढ़ाएंगे और सार्वजनिक बयानों से परहेज करेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। बड़े भाई की भूमिका निभाएगी पूरी तरीके नहीं, हम बड़े भाई नहीं है, हम सब एक समान है। हाँ ठीक है, हम बड़े पार्टी हैं, पर हमारे ऊपर कुछ विशेष जिम्मेदारियां बनती है, वो हम पहचानते हैं। पर हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, बेरोजगारी और महंगाई से लोगों को छुटकारा देना, यही हमारी मकसद है। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एकजुट होकर हम लड़ेंगे। बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो खुले दिमाग से काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि खुले दिल और सिली हुई जुबान के साथ अब इंडिया काम करने वाला है। अगर चुनावों को युद्ध की तरह देखा जाए तो इंडिया के सभी दलों का अस्तित्व इस युद्ध में दांव पर लगा हुआ है, इसलिए वो पूरी जी जान से इसे जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी 28 दिसंबर को नागपुर में जिस दिन 138 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी अपना जो फाउंडेशन डे है वो मनाएगी, उसी 28 दिसंबर को कांग्रेस की वहां महारैली होने वाली है। नागपुर की इस रैली को लेकर भी कांग्रेस जोर शोर से प्लान कर रही है। इसे 2024 के चुनाव की तैयारियों की तरह देखा जा रहा है। इस विषय पर भी जयराम रमेश ने अपनी बातें रखी हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं 28 तारीख को लेकर और उससे आगे यानी 2024 को इस 28 तारीख से कैसे जोड़ रहे हैं जयराम रमेश या कैसे जोड़ रही है कांग्रेस पार्टी, जरा सुनिए। इंडिया पार्टियों के 19 तारीख को बैठक हुई है और सीट शेयरिंग के बारे में जो तय हुआ था, बातचीत चलती रहेगी पार्टियों के बीच में, वो शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं कह सकता हूं कि 28 तारीख को नागपुर में एक महा रैली होगा। है तैयार हम, ये शंखनाद है हमारे लिए। 28 तारीख को शंखनाद है, हमारे सारे नेता वहां रहेंगे, बहुत बड़ा रैली होगा। और एक तरफ से आप समझ कर चलिए कि 2024 के चुनाव के लिए बुगुल हम नागपुर से बजाएंगे। तो 2024 के चुनाव के लिए बिगुल जो है हम नागपुर से फूकेंगे, वहीं बजाएंगे, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार हम, ये नारा है और इस बिगुल को फूंकने वाले हैं नागपुर से, महाराष्ट्र से। और इसका क्या असर 2024 पे पड़ेगा ये तो आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन बहुत मजबूती के साथ यहां कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। और इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। यूपी में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस एक यात्रा ऑलरेडी कर रही है और इधर नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, ऐसे तमाम नेता अपने अपने गढ़ों को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने अपने गढ़ों को मजबूत कर रहे हैं ताकि बीजेपी की एंट्री वहां ना हो पाए। लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में आज बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कर्ता धर्ता दूसरे नंबर के अमित शाह, वो दोनों पहुंचे हुए हैं, जिसका जिक्र पहले कर चुका हूं। तो
उधर ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी के नेता और अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं। टीम की घोषणा चुनावी शंखनाद का ऐलान वहां कर चुके हैं और वहां के लिए चुनाव की रणनीति बनाते हुए उन्होंने अपनी टीम का गठन भी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी भी महारैली करके 2024 की तैयारियां करने जा रही है और दूसरे नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं वो भी कमोबेश अपने अपने गढ़ में अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया की तैयारी से हैरान रह जाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी से मुकाबले के लिए अब विपक्ष को भी माहौल बनाने की जरूरत है? आखिर देश की सियासत को किस मोड़ पर खड़ा करेंगे ये चुनाव? आज यही सबसे अहम सवाल है, क्योंकि चुनाव आते हैं और सियासत में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे माहौल कई बार बिगड़ता भी है। याद है ना 80-20 का नारा? याद है ना कपड़ों से पहचान लेते हैं? और ज्यादा दूर मत जाइए, अभी कन्हैया लाल हत्याकांड, ये तमाम बातें गूंज रही थीं और ये माहौल को बनाते नहीं बल्कि ये माहौल को बिगाड़ते हैं। माहौल ना बिगड़े ऐसे बटन दबाना कि ऐसा लगे कि उनको फांसी दे रहे हो, ऐसी बातें करके माहौल को बिगाड़ा जाता है। तो क्या देश की सियासत किस मोड़ पर आने वाले समय में खड़ा, हम उसको देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी। जरा प्रेम कुमार जी का नाम ठीक कर लीजिए, नाम थोड़ा गड़बड़ है सब जगह, थोड़ा ठीक कर लीजिए। और अनिल सिन्हा जी के जगह पे धनंजय जी हो गए हैं, प्रेम कुमार जी का नाम गायब हो गया है, जरा ठीक कर लीजिए। तो प्रेम कुमार जी सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की तैयारियां और उसमें अब बीजेपी ने तो आज से कहें तो शुरुआत अपनी चुनाव, हालांकि मोदी जी और अमित शाह हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं, लेकिन एक आधिकारिक तौर पर आज देखा जा रहा है कि इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से जितनी बातें आ रही हैं उसमें बहुत सारी बातें अहम हैं। आज ही शरद पवार ने भी बयान दिया है कि हम लोग 1977 की तरह चुनाव लड़ेंगे, हम पहले किसी भी प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने जो नाम लिया था वो नाम वही गौण हो गया, इसलिए क्योंकि उस नाम को आगे बढ़ाने वाला सिर्फ एक नेता था और उसका नाम केजरीवाल। तो ममता बनर्जी केजरीवाल के अलावा तीसरा कोई भी उस नाम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। यानी गुपचुप तरीके से अंदर खाने सारी तैयारियां इंडिया गठबंधन इस बार कर रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। ये आगे कहां तक जाते हुए आपको दिखता है प्रेम कुमार जी? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से 4 बैठकें हो चुकी हैं और अब जिस मुकाम पर इंडिया गठबंधन है, तो अब तक जितनी बातें इस गठबंधन के नहीं खड़ा होने को लेकर के, इसके इकट्ठा होने को लेकर के और होती रही हैं, वो सारी बातें अब तक खारिज हुई हैं व्यवहार से। बात विचार में नेताओं के शब्दों को पकड़कर जरूर एनालिसिस हुए हैं कि खड़गे जी का नाम आगे किया गया तो इंडिया गठबंधन में एक मत नहीं हो पाया। भाई खड़गे जी ने स्वयं कह दिया कि चुनाव के बाद नेता चेहरा तय होंगे, तो चुनाव के पहले चेहरा तय होने को लेकर के एक सहमति के रूप में इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि अब आगे कोई भी पार्टी इंडिया गठबंधन की ये नहीं कह रही है कि हमें चेहरा देना ही है। एक सहमति बनती दिख रही कि नहीं देना है चेहरा, हमें 1977 की तर्ज पर चुनाव लड़ना है। तो ये एक स्टांस है, ये एक पोजीशन है चुनाव लड़ने का। दूसरी बात है कि जो फूट को लेकर के बातें हुई, वो नीतीश कुमार, ललन सिंह, लालू यादव वगैरह वगैरह वो बातें भी खारिज हो गई। वो बातें न तो जेडीयू में कोई फूट है, न इंडिया गठबंधन के बीच में जेडीयू या लालू प्रसाद कोई नाराज होकर गए। तो इन सब के बीच
इंडिया गठबंधन अब सीट शेयरिंग पर सीरियस है, और सीरियस इस बात पर भी है कि जब तक सीट शेयरिंग न हो जाए तब तक इस बारे में बाहर चर्चा करने का अवसर दूसरों को न दे। तो इस हिसाब से देखें तो एक अच्छा डिसिप्लिन नजर आ रहा है पूरे गठबंधन में। कोई इस बाबत बात नहीं कर रहा है कि क्या होना है। और अगर जयराम रमेश जी सामने भी आए हैं तो ये बोलते हुए कि हम बड़ी पार्टी वाली भूमिका निभाएंगे, बड़े भाई वाली भूमिका नहीं निभाएंगे, हम सब इक्वल हैं। तो बड़ी पार्टी होने की का मतलब एक जिम्मेदारी होती है। तो इन सब बातों को देख करके ये बात साफ लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में एक गंभीरता अब दिखनी शुरू हुई है। इसको लेकर के, इस गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी का खेमा निश्चित रूप से परेशान है, क्योंकि इसका जो इस गठबंधन का जो अंक गणित है और उसका जो केमिकल रिएक्शंस है, दोनों के जो इम्पैक्ट होने वाले हैं वो इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी को मैजिक फिगर से दूर रखेंगे। यानी सत्ता बनाने के लिए मैजिक फिगर जो 272 का फिगर है, उससे ये इंडिया गठबंधन उसको दूर कर देगा। इसके आसार, इसकी आशंका बीजेपी को सताने लगी है। तो अब यहीं से वो चीज शुरू होती है। अब भारतीय जनता पार्टी इससे लड़ने के लिए राम मंदिर मुद्दे को ही एक बड़े आयोजन में, अब जैसे देखिए राम मंदिर में ये तय किया जा रहा है कि हर लोकसभा सीट से 5000 लोगों को वो अयोध्या में दर्शन कराएंगे। अब धार्मिक आयोजन का इस तरीके से चुनावी इस्तेमाल, वो भी खुल करके बोलना, तो क्या हिंदू समाज को ये बातें समझ में नहीं आएगी कि हमारी आस्था का, हमारे धर्म का, हमारी उपासना पद्धति का कोई राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है? अगर बीजेपी ये समझती है कि सारे हिंदू बेवकूफ हैं, वो चुनाव में इस्तेमाल करके ले जाएंगे राम मंदिर मुद्दे को, तो ये उनकी सोच हो सकती है। देश के सारे हिंदू बेवकूफ न थे न हैं। अगर बेवकूफ होते तो बाबरी विध्वंस के बाद जो सरकारें बर्खास्त हुई थी बीजेपी की, तुरंत बाद हुए चुनाव में उन सबकी पराजय नहीं होती, वो जीत कर आ चुके होते। जब कभी भी राम मंदिर का इस्तेमाल चुनाव में करने की कोशिश हुई है, जनता ने उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है, यानी उनके साथ जनता खड़ी नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी को अब कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आ रहा है कि हम कैसे इंडिया गठबंधन का काउंटर करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास खुले तौर पर जो है, अब आप ध्यान देंगे एक बात, जब इंडिया गठबंधन में कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि हम मोदी हटाने जा रहे हैं या इस सरकार को, मोदी सरकार को हटाने जा रहे हैं, बल्कि ये कह रहा है कि हम संविधान बचाने जा रहे हैं, ये कह रहा है कि हम लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं, ये कह रहा है कि हम बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने जा रहे हैं, तानाशाही से लड़ने जा रहे हैं। तो यानी उस बात को कि एक व्यक्ति पर फोकस कर दे बीजेपी जिस कोशिश में रहती है, उससे इंडिया गठबंधन ने उसकी काट खोजा है। और इस मुद्दों पर लाने की कोशिश कि हम मुद्दों पर ही बात करेंगे, हम किसी एक व्यक्ति को उठाने, हटाने, भगाने जैसा कार्यक्रम लेकर के नहीं चलेंगे, हम डेमोक्रेसी बचाने की बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर कंसेंसस होना एक बड़ी राजनीतिक विजय जैसा है चुनाव से पहले। तो जब चुनाव से पहले सैद्धांतिक स्तर पर अगर सभी पार्टी, ये हम इसको मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, हम तो मैक्सिमम कॉमन प्रोग्राम बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम कॉमन प्रोग्राम की ओर बढ़ रहा है गठबंधन। तो जब मैक्सिमम कॉमन प्रोग्राम अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव एक परिवर्तनकारी चुनाव साबित होगा। जी बिल्कुल, 2024 का चुनाव परिवर्तनकारी चुनाव साबित हो सकता है और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी को अभी से तैयारियों में कूदना पड़ रहा है? क्या एक गंभीर चैलेंज, गंभीर चुनौती पेश कर दी है इंडिया गठबंधन ने? ये सवाल तो सामने आता है और यहीं से इस सवाल की शुरुआत यानी अगले साल की शुरुआत होती है, और जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। 28 तारीख को इस साल कि आखिर में, और आपने अभी सुन लिया जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि हम वहीं से चुनावी बिगुल फूंकेंगे। प्रशांत टंडन जी, कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है 28 दिसंबर, और उस दिन
महाराष्ट्र से बिगुल फूंकना, ये क्या मायने रखता है? और यहां से अगर जनवरी महीने में देखा जाए तो मिड ऑफ जनवरी कहा जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी कर देंगे नॉर्थ ईस्ट से। तो ये दोनों, अगर एक यहां से बिगुल फूंकना, उधर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होना, एक हलचल तेज है। और उस हलचल तेज में बिहार में कहा माना जा रहा, बिहार ही नहीं, बहुत अलग अलग ऐसे राज्यों में, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, चाहे वो तमिलनाडु है, इन तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका, फॉर्मूला नहीं बल्कि सीट जो है वो तय हो चुके हैं। 17-17-4-2 बिहार का फॉर्मूला। ये कितना सही है कितना गलत, ये तो बाद में सामने आ ही जाएगा, क्योंकि इस पर अभी नेगोशिएशन होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात की गुप्त ढंग से ये तमाम मसले सामने रखे जा रहे हैं पार्टियों के अंदर, यानी इंडिया गठबंधन के अंदर। कैसे देखा जाए इसको? में उन्होंने कोई और शहर नहीं चुना है, आरएसएस का हेडक्वार्टर जहां पे नागपुर, उसको चुना है। और ये संकेत देता है कि कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे चुनाव को वैचारिक पटल पर लड़ना चाहती है। और ये एक अच्छा संकेत है कि कम से कम कांग्रेस जो है अब विचारों की राजनीति पे आकर बीजेपी को और आरएसएस को चुनौती देना चाहती है, क्योंकि आरएसएस को चुनौती देने का काम अभी तक नहीं हो रहा था। तो ये सिग्निफिकेंट है नागपुर इसलिए। दूसरी बात जो आपने कही, और अभी जो आपने बिहार की कांग्रेस के नेताओं की बातचीत सुनवाई, उससे भी एक रणनीति सामने आती इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की खासकर, कि जिन राज्यों में कांग्रेस का पहले से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के वजूद में आने से पहले से, यानी बिहार में महागठबंधन, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरल में, इन जगहों पे वो अपने पहले के पार्टनर से बातचीत करके एक रोड मैप बना रहे हैं। अब उसमें इंडिया गठबंधन के नए प्लेयर बाद में आएंगे तो वो चीजें बाद में तय हो सकती हैं। तो ये काफी काम आसान हो जाएगा। और ये वो जगहें हैं राजीव जी जहां पे कांग्रेस लीडिंग पार्टनर नहीं है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस नहीं देती है। अब जहां पे कांग्रेस लीडिंग पार्टनर है, वहां पे बातचीत जब आएगी तो वो एक क्रिटिकल दौर में होगी, और वहां पे जाहिर सी बात है कि कई राउंड बातचीत होगी, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो सीट शेयरिंग को राजीव जी मैं बहुत अहमियत इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये तो सब नेता हैं, समझदार हैं, कर ही लेंगे। पवार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 77 के तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री को चेहरा नहीं होगा। और जब भी किसी बड़े नेता को हराया गया है चुनाव में, तो बगैर प्रधानमंत्री का चेहरा सामने किए हराया गया है। 77 में भी किसी को नहीं मालूम था कि मोरारजी देसाई बनेंगे जी। देवेगौड़ा भी कभी पीएम कैंडिडेट नहीं थे, न वीपी सिंह थे, न 2004 में मनमोहन सिंह थे। तो पीएम कैंडिडेट को सामने रखकर कभी चुनाव सामने लड़ा नहीं गया। तो ये केवल बीजेपी चाहती है कि वो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी को इनकैश करें, और इसलिए वो चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस ट्रैप में नहीं है। और जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि ये अच्छी रणनीति है कि वो सिद्धांतों के आधार पर जा रहे हैं, ना कि व्यक्तियों के आधार पर जी। दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट है राजीव जी कि राम मंदिर की चर्चा हो रही है। आज मैं देख रहा था कि जो बीजेपी समर्थित मीडिया है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत छाए हुए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 से पहले बीजेपी में थे। बीजेपी में आने से पहले वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर तमाम तरीके के विवादित बयान देते रहे। तो वो किसकी सहमति से बीजेपी में गए थे? और वो बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य निकले हिंदू धर्म या सनातन धर्म की वजह से नहीं, वो तो खुद छोड़कर गए और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया। क्या बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? मोदी जी को कन्हैया लाल का नाम याद रहता है,
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान भी तो मालूम होंगे, क्या सहमति थी तब उनसे? ये सवाल तो मोदी साहब और अमित शाह से भी होना चाहिए ना, उस वक्त अध्यक्ष तो वही थे। दूसरी बात यह कि राजीव जी, इम्पोर्टेंट जो एक स्टडी है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसमें पिछले साल एक स्टडी आई है और वो ये कह रही है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में छपा था पेपर, इसमें 16 राज्यों का आंकड़ा है। और वो आंकड़ा क्या कहता है, जिन राज्यों में कम्युनल दंगे हुए, धार्मिक उन्माद हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, उनमें बीजेपी को 5% वोट शेयर का फायदा हुआ। ये 16 राज्यों का आंकड़ा बता रहा है। हम सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद किस तरीके से बीजेपी 2017 में और 2019 के चुनाव में किस तरीके से उसका असर हुआ, या 2014 के चुनाव में भी असर हुआ। तो ये दंगों का, सांप्रदायिक दंगों का सीधा ताल्लुक अगर बीजेपी के वोट शेयर से है, तो ये बाकी जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, अभी आप चर्चा करें तो बंगाल की, ममता बनर्जी को, उनकी पुलिस को बहुत ध्यान देना चाहिए, बिहार को बहुत ध्यान देना चाहिए, झारखंड को बहुत ध्यान देना चाहिए, उत्तर भारत की तमाम और जगह जहाँ पे बीजेपी की सत्ता सरकारें नहीं है वहां पे ध्यान देना चाहिए कि सांप्रदायिक दंगे न होने दें। क्योंकि जहां बीजेपी की सरकारें वहां तो कन्हैया लाल होगा, लेकिन सिर्फ राम मंदिर से बात नहीं बनेगी। अभी 6 महीने चुनाव को हैं, 5 महीने, आप देखिएगा कि मुझे अंदेशा है कि तमाम सारी जो है वो हिंसा हो सकती है, उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाया जा सकता है। इसकी चेतावनी जो है वो सतपाल मलिक भी पहले दे चुके हैं। ये अगर विपक्षी सरकारें इसको रोकने में कामयाब हो जाए तो आधी तो जीत वहीं हो जाती है, और बाकी जो इंडिया गठबंधन की अपनी प्रेजेंस है वो काम करेगी ही करेगी। तो बीजेपी का जो अचानक से हम देख रहे हैं कि जो उनका समर्थित मीडिया है वो सिर्फ बहुत उन्मादी हेडलाइंस के साथ खबरें चला रहा है, जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को ढूंढा जा रहा है, ऐसी चीजें ढूंढी जा रही हैं, वो इसलिए ढूंढी जा रही हैं ताकि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। अब बिल्कुल जी, कुछ कह रहे थे आगे क्या? जी बिल्कुल, तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जी, राम मंदिर के अलावा बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी ये भी रहेगी जिसकी चर्चा आप कर रहे थे अभी कि कन्हैया लाल या इस तरीके की चीजें उठाई जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कि आखिर आने वाला जो चुनाव है वो चुनाव देश के माहौल को किस दिशा में लेके जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं अनिल जी कि किस ढंग से देखा जाए। अब कांग्रेस कह रही है कि हम बिगुल बजाने जा रहे हैं 28 तारीख से, बीजेपी ने ऑलरेडी बिगुल फूंक दिया है, और ऐसे में अब देश, ये मान लीजिए चुनाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन देश चुनाव के मोड में जा चुका है, आम चुनाव के मोड में जा चुका है, और यहां से तरह तरह के जो बयान हैं वो अब आना शुरू होंगे। और ऐसे में तैयारियां, और इन तैयारियों का जायजा हम ले रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। क्या कुछ आप कहेंगे बिहार से? आज बिहार में बैठक और 29 तारीख को सीट शेयरिंग पर जो कमेटी है, कांग्रेस की कमेटी, आप याद कीजिए कि जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, मोहन प्रकाश भी उसमें हैं, उसमें अशोक गहलोत हैं, ये तमाम नेता हैं, ये सब मिलकर पटना में बैठक करने वाले हैं। कैसे देखा जाए इंडिया गठबंधन की तैयारियों को? 1 सप्ताह का वक्त बीत चुका है क्योंकि 19 तारीख को बैठक थी, इनकी चौथी बैठक, और वहां से लेकर आज तक में बहुत सारी बातें आई। एक नाम आया जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए वहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन आज शरद पवार कह रहे हैं कि हम 1977 की तरह चुनाव लड़ेंगे। और प्रशांत टंडन जी जो बात अपनी रख रहे हैं कि जब जब
एक गठबंधन चुनाव लड़ा है तो किसी चेहरे को सामने नहीं रखा है, चाहे वो 77 की बात हो, चाहे वो 2004 की बात हो, और उस बीच में भी चाहे देवेगौड़ा का काल हो, इन सब समय में कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं रखा गया जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया हो। और 2024 के चुनाव को भी इंडिया गठबंधन, अगर शरद पवार जो बात कह रहे हैं, और अगर नहीं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी और केजरीवाल के अलावा किसी ने भी, और अपने नाम को खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस दिन खारिज कर दिया था जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो इन तैयारियों को और देश के माहौल को और जो चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है या फूंकने वाली है बीजेपी, कांग्रेस, इन सब को देखते हैं तो किस दिशा में आप देखते हैं चुनाव आने वाला वक्त 2024? देखिए, ये बीजेपी के बारे में तो आप ये बोलिए ही मत कि बिगुल फूका है। जैसा आपने कहा कि वो तो 24/7 365 डेज वो इसके चुनाव मोड में रहती है, और बीजेपी नहीं, मुझको लग रहा है क्या कि पूरा कैबिनेट इसी में है। देश में अभी समझ लीजिए कि अमित शाह बगल में कोलकाता जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी हालत वैसी ही। आपने सुनी होगी खबर की किस तरह, मतलब देखी होगी खबर कि वहां जो है कि दफनाने, मतलब जो अंतिम संस्कार किया गया उनके लोगों का, मतलब जो इसमें थे, मतलब शवगृह में लोग थे। तो ये तो 24/7 प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट इसी मोड में रहता है, और इनके साथ बाकी एजेंसीज भी रहती हैं चुनाव के मोड में। तो उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने शुरू कर दिया। वो तो शुरू ही है, शुरू से ही शुरू है, तो इसीलिए वो शुरू करने की बात तो है नहीं। लेकिन जहां तक इसका है तो हमको लग रहा है कि उसको ठीक से समझने की जरूरत है। दो नैरेटिव चल रही है। एक नैरेटिव जो कॉम्युनल नैरेटिव है, ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इतना उत्साहित, इतना मतलब धार्मिक और आध्यात्मिक हो गया है हमारा टीवी चैनल्स और अखबार और ये सब, कि हमको लग रहा है क्या कि ये मध्यकाल में भी जब तुलसीदास रहे हुए उस समय भी इतना इस तरह का माहौल रहा होगा कि नहीं। गांव में भले ही लोग करते होंगे, लेकिन ये जो कॉमन डिस्कोर्स है उसमें कितना रहा होगा मालूम नहीं। तो ये तो पूरा वो एक नैरेटिव जो कॉमनल, जो प्रशांत जी ने कहा कि कॉमनल नैरेटिव तो उनकी चलेगी, और जम के कोशिश करेंगे वो कि पोलराइजेशन उनका वही अंतिम टारगेट है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जिसके बारे में कम चर्चा कर रहे हैं लोग, कांग्रेस या कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन है, उनका करीब करीब एक जो नैरेटिव है, जो उनका पोल प्लैंक होगा, जो उनका जो जिस आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कॉन्क्रीटाइज हो गई है। वो जो आ रहा था कि नीतीश जा रहे हैं, एनडीए में चले जाएंगे और उनके यहाँ ललन सिंह हटाए जाएंगे, फलना, ये बिहार में चालू था। बाकी जगह के बारे में ऐसी ही खबरें थी, ममता नाराज हो गई, वो नाराज हो गया, ये नाराज हो गया। तो वो सब अब सब सेटल डाउन हो गया है लगभग, और अब खुद ही मीडिया बताने लगा है कि ये सब खबर में कितना दम है, वो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो एक तो सेटल वो जो इसको मतलब वो उस फ्रंट पे वो सेटल हो गए हैं। दूसरा है क्या कि उनका प्लैंक भी क्लियर हो गया, जैसा आपने दिखाया भी कि जयराम रमेश ने साफ वो जो बातें हैं कि मुद्दे क्या होंगे, तो उन्होंने गिनाया जो मतलब सेकुलरिज्म का मुद्दा है, डेमोक्रेसी बचाने का मुद्दा है, वेलफेयरिज्म का मुद्दा है, मतलब पूरा एक पिक्चर जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट इसका चुनाव लड़ने का, उसके बारे में बात की है। दूसरा एक और चीज हुआ है क्या कि ये जो आपने बताया क्या कि चेहरे वाली बात तो पहले से ही मीडिया में उसी समय खत्म हो गया था। वो मतलब इस तरह के जब आप मिलते हैं, कोई मीटिंग होती है तो उसमें कई तरह की चर्चाएं होती है। तो ये एक चर्चा ममता बनर्जी ने की थी, जिसका समर्थन केजरीवाल ने किया था। इसका कोई टेकर नहीं, जैसा आपने बताया अभी कि कोई ज्यादा टेकर नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए और हमको इस पर कुछ तय करना चाहिए, नहीं। और हाँ, ये मुद्दा था ही नहीं। और उसके बाद अभी जो बयान आया है, सिर्फ शरद पवार नहीं बल्कि संजय राउत और बाकी लोगों का, वो भी सब क्लियर है इस मामले में कि कोई हम जो है एक चेहरा नहीं बनाएंगे। ये एक चेहरे वाली बात का भी अर्थ समझना चाहिए कि क्या करना बीजेपी ये क्यों चाहती है। वो इसलिए ये चाहती है, ये लंबे समय से राष्ट्रपति प्रणाली, चूंकि कोई भी जगह मीडिया आपके कंट्रोल में है, कॉर्पोरेट आपके हाथ में है, पैसा आप बेशुमार खर्च कर सकते हैं,
और दूसरा सेल्फी पॉइंट आप बना रहे हैं प्रधानमंत्री का। आप सब जगह कट आउट, मतलब राम जी का की तस्वीर कितनी बड़ी है और आप मोदी जी की तस्वीर, वो दोनों की तुलना कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी की आस्था किसमें है। तो वो चालू है। ये है अगर चेहरा सिर्फ एक ही गांव में, और आपने वो राशन की थैली पर भी अपना फोटो चिपका देते हैं, तो ऐसे में तो एक ही चेहरा दिखाई देता है लोगों के सामने। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो इसी तरह का हो जाए कि चेहरे की बात। और जैसा सबने बताया कि चेहरे पर कभी इस तरह से हुआ नहीं है। आप 67 के पहले तक भी चेहरा नहीं था। कांग्रेस में भी कांग्रेस अपनी ताकत पर चुनाव लड़ती थी, बड़े लीडर थे जवाहरलाल नेहरू की वजह के चेहरे पर कभी कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। सिर्फ कुछ पीरियड था जिसमें इंदिरा गांधी ही लीडर थी और उनके चेहरे पर एक समझ लीजिए कि एक डिकेड का होगा 70s में जो हुआ, इसीलिए चेहरे का सवाल नहीं है। तीसरा जो आखिरी पॉइंट में करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में है कि इस नैरेटिव के बीच में क्या क्या कर रही है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की पार्टियां, उस पर भी नजर डालनी चाहिए। नागपुर की रैली के तो आपने बताया कि एक ब्रॉड नैरेटिव सेकुलरिज्म की, आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर के सेकुलरिज्म की बात करना, लोकतंत्र बचाने की बात करना और रैली करना, ये एक डायरेक्ट चुनौती है जो कम्युनलिज्म की नैरेटिव है उसको। इसके अलावा देखिए बिहार में क्या कर रहे हैं लोग। बिहार में आज ही धनंजय है ही, वो आपको बताएंगे ज्यादा विस्तार से। उन्होंने अभी 4 लाख लोगों को, जो नियोजित शिक्षक है उनको परमानेंट कर दिया। ये ऊपर से बहुत छोटा सा इशू लगता है, लेकिन ऐसे दौर में जबकि आर्थिक स्थितियां बहुत खराब है, लिबरलाइजेशन का दौर है, नौकरियां प्राइवेटाइज की जा रही हैं, सरकारी नौकरियां दी नहीं जा रही हैं, ऐसे में बिहार में एक नौकरी की नैरेटिव जो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो नैरेटिव बनी थी, उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो कम्युनलिज्म का ये मुद्दा है उसके खिलाफ। दूसरा है क्या कि आज ही मध्य प्रदेश में आपने देखा कि उनकी कांग्रेस की जो नेताओं की बैठक हुई, कांग्रेस की जो वर्किंग वहां की जो कार्यकारिणी उसको भंग कर दी गई एग्जीक्यूटिव कमेटी, और वहां उन्होंने क्या कहा कर रहे हैं, तो वो लोग अपने को गैल्वेनाइज कर रहे हैं। और बाकी आप कितना उदाहरण देख लीजिए, धारावी में अडानी के खिलाफ शिवसेना ने मुहिम चलाया हुआ है, उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो एक नैरेटिव, पैरेलल नैरेटिव इंडिया गठबंधन की वो बहुत एक्टिव है, जिसको मीडिया इग्नोर कर रहा है और हाईलाइट नहीं कर रहा है, तो वो एक चालू है। तो मुझको लग रहा है क्या कि एक अब आप मतलब आने 29 दिसंबर, 28 दिसंबर, फिर 29 दिसंबर, ये सब के बाद और फिर पटना की रैली हो जाने के बाद एक जो आप कहेंगे कि जो जिसको आप कह रहे थे कि इलेक्शन मोड में, तो वो इंडिया गठबंधन आपको मैदान में दिखाई देगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन इलेक्शन मोड में, और पटना में जो अभी बैठक होने वाली है उसके बाद, और खासकर जो पटना में गांधी मैदान में रैली होगी 30 जनवरी को ये रैली प्रस्तावित है, उसके बाद और भी हम बहुत हलचल देखेंगे। लेकिन जनवरी का महीना और उससे पहले 28 तारीख से हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि बहुत कुछ होने जा रहा है, और उसके बारे में जयराम रमेश बता ही रहे थे, जिनके बयान को, जिनकी बाइट को हमने आपके सामने शुरुआत में रखा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा आना चाहता हूं पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं गठबंधन की तैयारियां बनाम बीजेपी जो कुछ कर रही है? और सही कह रहे थे अनिल सिन्हा साहब की बीजेपी के लिए ये नहीं कह सकते कि बिगुल अभी फूंक दी है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह 24/7 लगातार चुनाव में ही तो रहते हैं, कामकाज पता नहीं कब करते हैं, देश का जो पीएमओ से में फाइलें कब निपटाते होंगे, लेकिन हाँ ये सही है कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ चुनौतियां पेश कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जो तैयारियां बीजेपी अंदर खाने करती है अब सामने दिखाई दे रही हैं। पैरेलली अब कुछ जो एक मीडिया का एक धड़ा है जो लगातार कुछ सर्वे भी कर रहा है, सर्वे बीजेपी के फेवर में दिखाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत में भी बहुत सारी सीटें आती हुई दिखाई जा रही हैं। पिछले रिकॉर्ड को रिपीट करते हुए बीजेपी को बताया जा रहा है, कुछ ऐसे राज्यों में जहां पूरी की पूरी सीटें थी। तो हर तरफ से काम चालू आहे। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, यही माना जाए? देखिए
जी जी, देखिए इसमें कुछ बातें तो बड़ी स्पष्ट है कि मोदी और शाह जो है पिछले 10 सालों से जो काम कर रहे हैं वो चुनाव का ही कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इसमें उनके अभियान को तेजी देने के लिए अब दरबारी मीडिया आप देखिए पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। मैं कल एक अच्छे अखबार में फ्रंट पेज पर देख रहा था, एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ऐसी लग रही थी जैसे 4 कॉलम की खबर थी। खबर ये थी कि कलकत्ता में 300 साधु संतों ने एक साथ गीता का पाठ किया और उसके लिए हमारे मोदी साहब ने विशेष रूप से उनको बधाई भेजी है। अब आप देखिए कि ऐसे जहां जहां भी क्रूशियल राज्य है, चाहे वो पश्चिम बंगाल होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, जहां जहां भी कुछ भी एक तरह से पेच उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी और उसके दरबारी मीडिया को कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जहां दिखाया जा सके कि यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेके बहुत दिक्कत होगी, यहाँ नेतृत्व का झगड़ा है या यहाँ पर बात नहीं बनेगी। तो जितने भी तरीके के इस तरीके के राज्य होंगे, चाहे दिल्ली भी होगा, इसलिए आप देखिए कि नीतीश कुमार हुए, ममता बनर्जी हुई या यहाँ पर अपने नीतीश बाबू हुए, इनको लेकर ऐसी बहुत सारी चर्चाएं जो है अचानक पिछले कुछ दिन से बहुत तेज हो गई है। असली जो बिगुल बजा है वो तो उस मीडिया में बजा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी हो या ये जो कह रहे हैं जयराम रमेश कि बिगुल वहां से नागपुर से बजेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से उन्होंने एक तरह से काम तो बहुत गंभीरता पूर्वक शुरू कर दिया है। देखिए ये बात है कि लगभग 9 साल तक, 9.5 साल तक तो बहुत ही एक तरह से वैसा गतिशील हमको प्रतिपक्ष नजर नहीं आ रहा था। तो अचानक कोई ये सोचे कि एक मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा, तो ये संभव भी नहीं है। इतने सारे धड़े हैं, इतने अलग अलग विचार के लोग हैं, इन सबको जोड़ना और आगे बढ़ना। लेकिन पहले जो मीडिया कह रहा था कि देखिए विपक्ष जो है वो कई दिनों से बहुत ढीला पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, और जब अचानक उसमें तेजी आई है तो उस दरबारी मीडिया के कान भी खड़े हो गए हैं। कई तरह के सर्वे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं तो कुछ सर्वे ऐसे देख रहा था कि जिसमें 400 के पार भी जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कई तरह के, और सर्वे करने वाले कौन है ये भी नहीं पता चलता और उनका आधार क्या है ये भी नहीं पता चलता। कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उनका सैंपल सर्वे क्या है, कैसे किया गया, क्या उसका मेथोडोलॉजी थी, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये फिगर दे रहे हैं और ऐसी ये जो सारी फिगर्स हैं इतनी इंप्रेसिव है, तो इसका मतलब है कि एक तरह से लोगों को मानसिक रूप से इस निर्णय को झेलने की या इस निर्णय को होने की तैयारी में वह मीडिया जो है वो लग चुका है। दूसरी बात, जो जयराम रमेश का जो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली है, देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। गतिशीलता नजर आ रही है, दूसरी आप देखिए कि सावधानी नजर आ रही है। ऐसी कोई भी बात जयराम रमेश जैसा व्यक्ति भी नहीं जाने देना चाहता जिसको जो है फ्लेयर अप कर सके, जो मीडिया है जिसकी ये आदत है इन चीजों को एग्जीगरेट करने की, अतिरंजना के साथ इसको पेश करने की। ऐसा कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि ये जो गठबंधन जो है ये बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है, बहुत निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, ये दोनों ही बातें हैं। तो नागपुर की जो रैली है उसके पहले अब जयराम रमेश की ये जो बात है कि वहां से बिगुल फूका जा रहा है, ठीक है ऑफिशियली वो बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कुछ समय से बहुत गंभीरता पूर्वक इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, इन तमाम र्यूमर्स के बाद, तमाम तरह की अफवाहों के बाद, आपस में इन लोगों को लड़ाने की कोशिशों के बाद भी पिछले कुछ समय से भी एक भी गठबंधन का एक भी सहयोगी न तो अलग हुआ है और न तो नाराजगी जाहिर की है। जिस नाराजगी की बात मीडिया में आती थी उसका तत्काल खंडन भी होता चला गया है। आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि उसको दबे रहने दिया गया या उसको और सुलगने दिया गया। जैसे नीतीश बाबू के बारे में बात हुई, उन्होंने आके क्लेरिफाई कर दिया इस तरीके की कोई बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बोल दिया कि अभी पीएम का जो चेहरा है फिलहाल उसके ऊपर कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से अगर अफवाहें फैलाने की कोशिश हो रही है तो उसी सतर्कता के साथ उसको खत्म भी किया जा रहा है और संदेश जो है वो बड़ा स्पष्ट जा रहा है इस समय लोगों के सामने। मुझे ऐसा लगता है कि गतिशीलता जो है वो बिल्कुल दिख रही है। और इस नागपुर की रैली के बाद, नागपुर की रैली जब हम कह रहे हैं कि आरएसएस का मुख्यालय है, विचारधारा को चुनौती है, लेकिन मुझे ये भी लगता है, जो मैं एक दो बार और भी कह चुका हूँ, कि वो बाबा साहब की भी भूमि है, दीक्षा भूमि है। इसलिए संविधान बचाने की जो बात है उससे बढ़िया जगह जो है और कोई दूसरी हो नहीं सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि हम इस महीने के बाद, खासकर 28 तारीख के बाद, हम देखेंगे कि गठबंधन जो है बहुत सक्रियता से आगे बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल चारा भी नहीं है। ये जो बीच में तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये तैयारियां 2023 का जो आखिरी
समय चल रहा है, यानी कि दिसंबर का, और उसमें भी 28 दिसंबर की तैयारियों का जायजा, और उस पर एक वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से, नाना पटोले की तरफ से ये है, और खुद दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो आज कांग्रेस पार्टी ने जारी कर वहाँ की तैयारियों का जो हाल है वो जनता के बीच रखा है। और कहा जा रहा है कि ये महारैली 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ जुटेंगे। बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश करेगी और यहीं से बिगुल फूंकने की बात। लेकिन इस बीच एक खबर और आ रही है कि बजरंग पुनिया ने, तो आपने देखा ही था कि जाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर अपना पद्मश्री और अवार्ड जो हैं वो रखाए थे। इनके बाद अब थोड़ी देर पहले विनेश फोगाट ने भी अपने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूँ। लिख रही हैं कि मैं अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूँ। इस हालत में पहुँचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी सी लंबी सी चिट्ठी उन्होंने मोदी जी के नाम लिखी है। और लेकिन उसके अलावा जो कह रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हैं। तो अवार्ड वापसी भी अभी हम देख रहे हैं, और एक दबाव, एक चुनौती में यहाँ कहीं ना कहीं नजर आएगी आने वाले समय में सरकार, क्योंकि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है, बताया कुछ और गया, कहा कुछ और गया, ये सारी चीज़ें एक दुखद पहलू हैं। जम्मू कश्मीर में भी के जो नेता हैं उनके साथ भी बैठक चल रही है। इधर कांग्रेस की बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिसमें बैठक खत्म हो गई है और कहा गया है, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेताओं की जो बैठक खत्म हुई है उसमें कहा गया है कि हमने लोकसभा चुनाव और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर गहन चर्चा की और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने गठबंधन के साथ आगामी चुनाव जरूर जीतेंगे। हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हम अपने गठबंधन के साथ आगामी चुनाव। अब देखिए कांग्रेस भी कितनी सतर्कता के साथ, जो बात कह रहे थे दीपक पाचपोर जी की, सतर्क भाव में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सतर्क भाव में कांग्रेस जो है वो प्रेस रिलीज कर रही है, जो विज्ञप्ति जारी कर रही है। उस विज्ञप्ति में साफ साफ यहां हम देख रहे हैं कि लिख रही है कांग्रेस कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने गठबंधन के साथ आगामी चुनाव जरूर जीतेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस, धनंजय कुमार जी, बातें हम कर रहे हैं और ये यहां समझना इसलिए जरूरी है, इन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। विनेश फोगाट ने अवार्ड वापसी की घोषणा कर दी, भारत रत्न, खेल रत्न, माफी चाहूंगा, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड की वापसी छोटी मोटी बात नहीं। इसको फिर रिट्वीट किया बजरंग पुनिया ने भी, बाकी तमाम नेता, तमाम खिलाड़ी जो हैं वो कर रहे हैं रिट्वीट। लेकिन दूसरी तरफ देश में चुनाव, माहौल कैसा, क्या कुछ लग रहा है? और आप महाराष्ट्र में हैं, क्या कुछ नागपुर में चल रहा है? और नागपुर की हवा क्या मुंबई तक है क्या? नागपुर की हवा ही केवल मुंबई में नहीं है, जो दिल्ली में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो तमिलनाडु में हो रहा है, सारी हवाएं यहाँ आ रही है। ऐसे भी कॉस्मोपॉलिटन शहर है मुंबई। मुंबई में तमाम देश भर के लोग रहते हैं और मुंबई आर्थिक राजधानी है। और जिस तरह से नौकरियों में छटनी हो रही है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे और दूसरी कंपनियां हो, उसका भी असर है। महंगाई का भयानक असर तो है ही। लेकिन मैं अगर नहीं देख पा रहा हूं तो वो जो है श्री राम जी के नाम पे जो हो रहा है, पूरे देश भर में फैलाया जा रहा है कि जिनको निमंत्रण दिया गया है और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप आगे हैं, वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा। हालांकि ठंड भी यहाँ अभी तक नहीं आई है। मौसम जो है वैसे ही उमस नहीं कहिए, लेकिन पंखा चल रहा है, ऐसा मौसम है। अभी गर्मी अभी उस तरह से नहीं आई है, ये ठंड उस तरह से नहीं आई है। और जो आपने उनका जो दिखाया, एक तो 139वीं वर्ष का, ये 139वां दिवस कांग्रेस का जो मनाया जाना, उसकी तैयारी चल रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और महाराष्ट्र इस तौर पे महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस वापस महाराष्ट्र में मजबूती से उभर के खड़ी हुई है। आप गौर कीजिए कि ऑपरेशन लोटस हुआ, तमाम एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, कांग्रेस का कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस वहीं खड़ी, बल्कि कांग्रेस मजबूत हुई। एक जो है बीजेपी ने जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, और जहां नागपुर में करने का और बड़ा मकसद है। नागपुर आप जानते हैं कि चर्चा में है, इसलिए कि वहां पे नागपुर जो है आरएसएस का मुख्य जो है ऑफिस वहां पे है। हालांकि दीक्षा भूमि भी है, इसके लिए नागपुर बहुत फेमस है। तो और विदर्भ में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। कई सारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे वो विदर्भ इलाके से रहे, वो बताएंगे ज्यादा बढ़िया, हमसे ज्यादा बढ़िया बताएंगे अनिल भाई साहब और दीपक भाई बताएंगे। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं यहाँ से
कि यहाँ पे जो बीजेपी की आंधी चल रही है मीडिया पर, खास करके जो सर्वे कर रहे हैं लोग, वो आंधी यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। आंधी तो छोड़िए, हवा भी दिखाई नहीं पड़ रही है, ये ऐसी हवा है। और हालांकि सर्वे वाले बता रहे हैं कि यहाँ बीजेपी अच्छी स्थिति में नहीं है, वो भी बता रहे हैं कि उनको सीटें उतनी नहीं मिलेगी जितनी पिछली बार मिली थी, लेकिन जितना बतला रहे हैं वो भी मुझे ज्यादा लग रहा है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं है महाराष्ट्र वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा जो है, तो चाहे शाहू महाराज की बात कीजिए, अंबेडकर की बात कीजिए, या सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की बात कीजिए, या और भी कई नाम हैं। वो सामाजिक न्याय के स्तर पे बहुत, प्रकाश अंबेडकर भी यहाँ पे हैं, तो काफी कुछ काम हुआ है। और शरद पवार भी हैं, शरद पवार ने भी किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। उसके अलावा शिवसेना का जो है ना, शिवसेना कमजोर नहीं हुई है इनसे। जो पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैंने बोला था कि ऑपरेशन लोटस के तहत लोटा लेकर के चले गए, गंगा जल यहीं छोड़ दिए, वो है। और शिवसेना वापस जो है मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और खास करके जो ये आरक्षण और सामाजिक न्याय का जो मसला है, उस मसले पे भी शिवसेना मजबूत दिखाई पड़ती है। क्योंकि जो हिंदुत्व भी दो तरीके का, जो उद्धव ठाकरे अक्सर बोलते हैं, एक हिंदुत्व है जो सामाजिक न्याय के साथ है, और एक हिंदुत्व है जो गुलामी के साथ है, जो कहता है ब्राह्मणवाद और सामंतवाद और इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, व्यापारियों के साथ जो एक खड़ा है बीजेपी, एक जो हिंदुत्व खड़ा है वो है, जो अडानी साहब के साथ खड़ा है। कि छत्तीसगढ़ में अभी जो है सरकार बदली नहीं कि वहाँ जंगलों की कटाई शुरू हो गई, पिछली बार आप बतला ही रहे थे, आपके साथ ही एक आए थे जो अग्रवाल साहब। तो बिहार में खास करके बिहार का जो अभी हुआ है कि एक नीतीश कुमार को तोड़ने की, नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करने की, नीतीश कुमार पे कीचड़ उछालने की, मुझे लगता है राहुल गांधी पे जितना कीचड़ उछाला गया है उससे कम कीचड़ आज नहीं उछाला जा रहा नीतीश कुमार पे। चूंकि उनको लग रहा है बीजेपी को कि सबसे बड़ा विलेन अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने पूरी हवा बदल दी और बिहार में बहुत बुरी हालत है राजीव भाई बीजेपी की। बीजेपी के पास एक नेता ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार के घुटने के बराबर खड़ा हो पाए, ऐसी स्थिति है। जो पुराने नेता है वो देख लीजिए किस स्तर पर आ गए हैं। सुशील कुमार मोदी जैसा नेता इस स्तर पर आ गया है कि वो झूठा आरोप लगाता है कि महिला एंकर के साथ जो है छेड़खानी की और यौन कुंठा का शिकार है नीतीश कुमार। जबकि नीतीश कुमार आज की तारीख में रोजगार की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 लाख नौकरियां पहले दी गई, फिर बहाली के लिए एग्जाम हो चुके। 4 लाख शिक्षकों, नियोजित शिक्षक जो थे, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको जो है राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, वो राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब उनका भी एग्जाम होगा और 3 मौके दिए जाएंगे और उसके बाद उन टीचर्स को वही दर्जा मिल जाएगा जो बीपीएससी के टीचर्स को दर्जा है। तो शिक्षा में बेहतर काम करने का पूरा वो जो है कमर कस चुके हैं नीतीश कुमार। और एक जो नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण कराया, सामाजिक न्याय की बात कही, गरीबों को चिन्हित किया और वहां पे दारू बेच करके पैसा नहीं कमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे और कई सारी चीजें लगाए। खास करके फूड प्रोसेसिंग में बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। वहाँ एथेनॉल बनाने के लिए बड़ी फैक्ट्री लगाई गई, वहाँ काम हो रहा है। तो जहां पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों को खाने का अभियान चल रहा है, नौकरियों को छीनने का अभियान चल रहा है, वहां बिहार में नौकरियां देने का अभियान चल रहा है। ये अपने आप में बहुत चमत्कृत करने वाली बात है। और नीतीश कुमार तमाम आरोपों के बाद भी इंडिया गठबंधन से हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कह दिया कि मैं नाराज कहाँ हूं, मैं कोई पद के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं यहाँ पे एक मिशन के तहत आया हूं। और मिशन है कि कैसे इस तानाशाही सरकार को हटाया जाए, कैसे इस सरकार को हटाया जाए जो सांप्रदायिक सरकार है, जो नौकरियों की बात नहीं करती है, जो किसानों की बात नहीं करती है, जो मजदूरों की बात नहीं करती है सरकार। तो नीतीश कुमार मजबूती से खड़े हैं। और ये आपको ये भी जानकारी दे दें कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो खास करके नीतीश कुमार हैं, जो लालू प्रसाद यादव है, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कांग्रेस के लोग तो आज दिल्ली आए हुए थे, उनके नेता अखिलेश जी और तमाम नेता जो है उनके वो यहाँ आए हुए, प्रेमचंद मिश्रा और शकील अहमद वगैरह नेता, और वो तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की कहीं जाने की बात है नहीं। और जेडीयू को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन कहीं वो सफलता नहीं मिल रही है। तो नीतीश कुमार का जो ये जो काम है, राहुल गांधी ने भी फोन किया उनको, और महाराष्ट्र में भी, यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, तमाम जगहों पे जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, या ममता बनर्जी की बात कीजिए, या बात कीजिए पंजाब की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, हर जगह लोग जो है वो इकट्ठा है, कहीं कोई टूट फूट नहीं हो रही है। और मजबूती से इवन उत्तर प्रदेश में
कि आप जो है देख लीजिए कि तमाम कोशिशें हुई अखिलेश यादव को भिड़ाने की, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन में कोई टूट नहीं है। कितना भी ये परसेप्शन गढ़ ले मीडिया के द्वारा, सर्वे करा के, तमाम सर्वे कह रहे हैं कि 400 के पार चले गई बीजेपी, लेकिन इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की, मानसिक तौर पे उनको कमजोर करने की लड़ाई चल रहे हैं ये लोग, ये नैरेटिव गढ़ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार, राहुल गांधी, खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इवन जयंत चौधरी, तमाम लोगों के साथ जो है मजबूती से खड़े हैं, और मुझे लगता है कि इसका बेहतर परिणाम 2024 में दिखाई पड़ेगा। जी, 2024 में बेहतर परिणाम दिखाई दे सकता है। और अभी आपको बता ही रहा था कि जम्मू कश्मीर की बैठक भी खत्म हो गई है, बिहार की बैठक हुई, जम्मू कश्मीर की बैठक, कल बैठक होने वाली है हिमाचल प्रदेश की, और तमाम राज्यों के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार है तो मुख्यमंत्री भी, जैसे कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहेंगे बैठक में, और आज इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में थे, और लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक चल रही है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जम्मू कश्मीर की बैठक के बाद क्या कुछ कहा है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रभारी ने, जरा सुन लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर के सभी सीनियर लीडर्स, नेतागण, उनकी मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सबके प्रिय नेता राहुल जी, ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी की साथ मिल के हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर तक असेंबली का चुनाव भी आ जाए, तो इस बारे में गहन चर्चा हुई और सभी लीडरों ने अपनी अपनी राय भी रखी और सुझाव भी दिए। बड़े उत्साह के साथ ये बात पक्की लग रही है कि आने वाले समय में पूरी पांचों की 5 सीट और लद्दाख की सीट ये हम साथ मिलके, हमारे अलायंस के साथ मिलके ज़रूर पक्का जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे नेता राहुल जी ने मार्गदर्शन बताया, रास्ता बताया, मोटिवेट किया, और बहुत अच्छी ये बात बताई कि जम्मू कश्मीर इस देश में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, और ये स्टेट में जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है और तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। तो सभी हमारे कांग्रेस लीडर्स को उन्होंने मोटिवेट किया कि आप सब मिलकर जम्मू कश्मीर में एकता से कांग्रेस को और जम्मू कश्मीर की जनता को मजबूत बनाएं। तो ये भारत सोलंकी थे जम्मू कश्मीर के प्रभारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी की जो बैठक चल रही है, अब पंजाब की बैठक चल रही है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश की कल बैठक होगी, या हो सकता है आज रात को हो। तो ये तमाम बैठकें अभी लगातार चल रही हैं, और हर प्रदेश के प्रभारी अगर कहें कि सारी की सारी सीटें हम जिताकर अपने गठबंधन के साथ लेकर आएंगे, तो फिर तो 400 के पार तो इंडिया गठबंधन की बात होनी चाहिए। अमलिंदु उपाध्याय जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, नहीं आ रही आवाज, आप रिकनेक्ट कीजिए, तब तक फिर से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, अभी आप सुन रहे थे, पहले बिहार के प्रभारी की बात आपने सुनी, उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर के प्रभारी की बात सुनी, और गठबंधन की बात, चाहे बिहार के प्रभारी हो चाहे जम्मू कश्मीर के प्रभारी हो, गठबंधन का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं। और ऐसे ही आपने सुन लिया जयराम रमेश को भी, वो भी गठबंधन की बात कर रहे हैं। मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से गठबंधन को बहुत मजबूती से पकड़ी हुई दिखाई देती है, और यहां से फिर आगे चुनाव को किस हिसाब से देखा जाए। राजीव जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, दूसरे जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उन्होंने भी गठबंधन को पकड़ करके रखा हुआ है। और आप नीतीश कुमार की भाषा सुन लें या लालू प्रसाद की भाषा सुन लें, इवन अखिलेश यादव, आपको याद होगा जब बाई इलेक्शन जीती
उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट क्या था कि ये इंडिया गठबंधन की जीत है। तो ये भाषा सबने पकड़ रखी है और यही बात है कि थोड़ी बहुत ऊंच नीच के बावजूद ये गठबंधन इंटैक्ट है और उस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहा है। तो अब जो 400 पार की बात आई है कि बीजेपी 400 पार करेगी और सारे सर्वे जो है बताने लगे हैं कि बीजेपी 400 सीट से ज्यादा ला सकती है, तो ये ताज्जुब की बात इसलिए है राजीव रंजन जी के बीजेपी 458 सीटों पर तो इलेक्शन ही लड़ती है। पिछले बार उन्होंने 458 सीटों पर चुनाव लड़ा। पूरे पैन इंडिया लेवल पर प्रेजेंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि वो 543 सीटों पर चुनाव लड़ सके। उसमें वो 400 सीट जीत जाएगी, ये बताना तो पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी सीटें जीत रही हैं, कौन कौन सी वो हार रही है, वही बता दीजिए। लेकिन ये गठबंधन सही मायने में देखा जाए, ये जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो ओपिनियन पोल्स ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कहां, कैसे और किस तरीके से ओपिनियन पोल्स लिए जा रहे हैं। सच तो यह है कि उसकी बारीकी में जाइए तो पूरा महिमा मंडन के लिए ही एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। तो वो दरअसल मीडिया का दुरुपयोग है कि ये एजेंसियां जो कि कतई विश्वसनीय नहीं होती, वो मीडिया के साथ क्लब हो करके जो जन संचार का सबसे बड़ा माध्यम है उसकी शक्ति का उपयोग करता है। तो ये वो दौर है जबकि अभी से कहा जाएगा कि 400 पार बीजेपी आने वाली है, माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन हम इस समय याद करें बहुजन समाज पार्टी की सियासत को। बहुजन समाज पार्टी मीडिया से हमेशा दूर रहने वाली पार्टी रही, कभी दावा नहीं करती, न मीडिया कभी बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा करता है कि क्या होने वाला है। और मुझे याद आता है कि बहुत समय पहले जब लालू प्रसाद की राजनीति परवान चल रही थी, तब भी मीडिया लालू प्रसाद की पार्टी का आकलन नहीं कर पाता था और समाज बीएसपी का भी नहीं कर पाता है, क्योंकि बीएसपी की जो पैठ है जिन जगहों में, जिन मतदाताओं के बीच, वहां तक ये शहरी पोलर्स पहुंच ही नहीं पाते, मतदाताओं के बीच जा ही नहीं पाते। तो नतीजा यह है कि वो उनको पढ़ नहीं पाते। इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, इसकी भनक नहीं लग रही है मीडिया को। पता उनको नहीं चल रहा है, कोई नेता ब्रीफ नहीं कर रहा है कि एक्चुअल में हम लोगों ने अंदर में बात क्या की। ये एकदम डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये बताता है गठबंधन की मजबूती को। अब कयास लगाया जाए, मीडिया कयास लगा रहा है हो गया वो हो गया, लेकिन सही बात नहीं आ रही है। तो हम हालांकि इसको बहुत सही नहीं मानते, लेकिन चूंकि बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी सियासत शुरू की है जिसमें कि मंत्रिपरिषद की बात बाहर नहीं आती है, पत्रकारों को कहीं घुसने नहीं दिया जाता है, पत्रकार को रिपोर्टिंग नहीं होती है, मीडिया की बीजेपी ब्रीफिंग नहीं करती है, और मीडिया के बारे में जो भी खबर बीजेपी के बारे में मीडिया चलाता है वो सूत्रों के हवाले से, और पता नहीं हुआ ऐसा क्या सूत्र है जो हमेशा गलत साबित होती है। तो ये जो पैटर्न डेवलप हुआ है, तो उसकी काट के लिए उसी राह को इंडिया गठबंधन चुनने को शायद विवश हुआ है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके पक्ष में नहीं हूं कि नेता मीटिंग करे और आपस में बातचीत हो और उसको मीडिया से छिपाया जाए। तो चलिए, एक दौर है, इसी रूप में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस रूप में देखते हैं कि इंडिया गठबंधन कम से कम एकजुट है कि हमको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, हम इसी पॉइंट पर रहते हैं स्टिक। तो इस हिसाब से हम देखें तो इंडिया गठबंधन, मैं रिपीट करता हूं कि इसने मुद्दों को पकड़ करके चुनाव लड़ना तय किया है और डिफरेंसेस जो हो सकते हैं उस डिफरेंसेस को बाहर नहीं आने देना है। हर हाल में हमको सीट शेयरिंग करनी है। इवन जम्मू कश्मीर और जो ब्रीफिंग आई है कांग्रेस की, वो भी यही बता रही है कि हम सीट शेयरिंग गठबंधन के रूप में चुनाव जीतेंगे। तो ये एक बहुत नई घटना है। इस किस्म से कभी विपक्ष एकजुट हुआ नहीं था इस देश में। 1977 में भी ये हालात नहीं थे जो जिस तरीके से इस बार विपक्ष एकजुट हुआ है।
तो हमें इसी वजह से हमें लगता है कि चूंकि जो काम 2019 में नहीं हुआ था और बीजेपी राष्ट्रवाद और दूसरे मुद्दों को लेकर चुनाव जीत गई थी, इस बार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल ट्रैक है। 400 तो छोड़िए, ये 150 का फिगर रखिए आप, 150, 170, इससे ज्यादा ये एनडीए गठबंधन नहीं जाएगा अगर इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ लेता है। इसकी पूरी व्याख्या हम सीट वाइज कर सकते हैं। देखिए 224 सीटें बीजेपी की 50% से ज्यादा है, एनडीए के पास भी 115 इंडिया गठबंधन के पास भी 115 सीटें हैं जो 50% से ज्यादा वाली सीटें हैं। इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत सारी पार्टियां अलग हो चुकी हैं, जिससे कि निश्चित रूप से सीधे उनके 40 से 50 सीटें तो 50% से नीचे में चली ही जाएंगी, चूंकि शिवसेना, एनडीए, जेडीयू सब उनसे अलग हो चुका है। तो स्थितियां बहुत बदली हुई है बीजेपी के लिए। वो 224 तो छोड़िए, वो संख्या आधी रह जाने वाली है जहां उनको 50% की वोट मिले थे। क्योंकि हालांकि ये लड़ाई पोलराइजेशन वाली लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी, तो वोट किसका बढ़ेगा? 37% बीजेपी को ऑल इंडिया लेवल पर वोट आया था और बाकी वोट्स में जो 63% बचता है उसमें से इंडिया गठबंधन लगभग 50% की हकदार है। तो 63 में 50 की हकदार है, कुछ एक बाहर है। तो उस हिसाब से ये एकदम कांटे का संघर्ष होने वाला है और इसमें मुद्दों पर टिके रहना जरूरी है। एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ते नहीं दिखना चाहिए और पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई हो, आम गरीबों की बात हो, आर्थिक असमानता के बारे में बात हो, महंगाई के बारे में बात हो, बेरोजगारी के बारे में बात हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर जितना कर सके इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, खासकर उन स्टेट्स में जहां उसकी सरकार है, वहां पर तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दों को जरूर सामने लाए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से कि ये लड़ाई बहुत गंभीर, बहुत निर्णायक दौर में लगती है और वो आगाज हो चुका है। जी, ये आगाज हो चुका है और बहुत आप जो आंकड़ों को लेकर 224 सीटों पर बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट 2019 में पाई थी और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का हाल है। इंडिया गठबंधन के इन तमाम मसलों पर आराम से अलग अलग एपिसोड वाइज हम इस पे चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी, ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो गणित है 24 का वो क्या कुछ कहता है ये आप लोगों तक हम जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप इंडिया गठबंधन की तैयारियां और जो शुरुआत में मैं कह रहा था बिहार की बात हो चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, वहां के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वो पूरी दमदारी के साथ गठबंधन के साथ कह रहे हैं कि हम पूरी की पूरी सीटें लाने, और राहुल गांधी उसी दमदारी के साथ इन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अभी पंजाब की मीटिंग चल रही है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की मीटिंग चलेगी, बिहार की मीटिंग हो गई, जम्मू कश्मीर की मीटिंग हो गई और इधर मीटिंग्स हो रही हैं। उधर बीजेपी का हमने देख लिया कि वो भी उधर मीटिंग्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी। किस हिसाब से देखा जाए इन मीटिंग्स के दौर को, और ऐसे में देश की सियासत 2024 का चुनाव, और चुनाव में बिगड़ते बोल, बहुत कुछ तो होना है। निश्चित तौर पर राजीव जी अभी बहुत कुछ होना है और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से तैयारियां जो है वो जोर शोर से शुरू हो गई हैं और वो साफ दिखाई भी पड़ रहा है कि तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो गई हैं। 400 पार का नारा दोनों तरफ से दिया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है ये तो पता नहीं। जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि भाई कहां से बढ़ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं वो ये बताया नहीं जा रहा है कि कहां से बढ़ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मालूम। मुझे लगता है कि अगर 400 के पार भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है तो निश्चित तौर पर जो बिप्लब देब हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, उनकी बात फिर सच हो रही होगी, कुछ सीटें पाकिस्तान से आ रही होंगी फिर भारतीय जनता पार्टी को, तभी वो 400 पार की बातें हो सकती है। वरना 400 तो मतलब सीट लड़ने के लिए आपको नहीं है तो आप 400 पार जा कहां से रहे, तो ये अलग का मसला है। लेकिन बहरहाल सबके अपने अपने दावे राजीव जो करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि 400 क्या भारतीय जनता पार्टी को 600 पार का नारा देना चाहिए। नारे देने में क्या जाता है, कुछ भी दिया जा सकता है नारा, जो भी देना हो, लेकिन तैयारियां हैं दोनों तरफ से और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत तैयारियां करती है और कई स्तर पर तैयारियां करती है। लेकिन जो खास बात राजीव जी है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है और वो किसी भी तरीके के उकसावे में या मीडिया की जो हेडलाइंस है उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है।
और आप देखिए कि सारे नेता इंडिया के जितने भी हैं वो मीडिया में आकर के अगर बोलते भी हैं तो एक सुर में ही बोलते हैं, और जो बात तय हो जाती है वही बोल रहे हैं। मतलब आपको कोई दो शब्द, दो बातें सुनने को नहीं मिल रही होंगी इंडिया गठबंधन के लोगों की कि साहब फलां ने ये बोल दिया और फलां ने ये बोल दिया। मीडिया अपने सूत्रों के हवाले से कुछ भी सूत्र उसके बताते रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता आकर के जब बोल रहे हैं तो वो एक सुर में बोल रहे हैं। यानी इसका मतलब इंडिया गठबंधन के जो बड़े सभी से है कि किस तरीके से जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश भारतीय जनता फर्जी ओपिनियन पोल ला करके जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिशें होंगी, तो वो लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जो भी लोग सामने आकर के वो एक सुन बात कर रहे हैं। आप देखिए पहले तो चर्चा चली कि साहब नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, लेकिन जब वो तो बता दिया कि नीतीश कुमार के घर में टूट हो रही, या तो मान लो मतलब ये मतलब जी मतलब आवाज कट रही है। अमलेंदु जी आपकी आवाज कट रही है। आना चाहता हूं सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास, जरा इस मसले को, इन तमाम बातों को जिस पर हम लोग बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, और 2024 चूंकि सामने है और अभी बहुत सारी बातें होंगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी जनवरी में होगी और जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लंबे कद का और रामलला की एक छोटे से कद की जो फोटो है और हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। एक और तस्वीर देखने को मिली जिसमें कहा जा रहा है, भगवान राम कह रहे हैं कि 2022 तक तो तुमने सबको घर देने का वादा किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे लिए भी घर बनवाओगे। तो ये रामलला कह रहे हैं इनको। तो इतना बड़ा कद हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाने की कोशिश। क्या इन तमाम मसलों के साथ 2024 का चुनाव बीजेपी उसी 2019 के अंदाज में जीत पाएगी? जीते ना जीते, लेकिन 2019 का अंदाज लड़ने का होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर राम और अभी राम मंदिर, इसके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति सियासत बीजेपी की यही दिखाई दे रही है। और इसके साथ तैयारियां जो हैं, जैसे आज गए और हमारे तमाम साथी और अलग अलग लोगों से बात करता हूं तो बताते हैं कि घर घर में अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं, इनविटेशन दिया जा रहा है। ये सब जो है ये कितना मायने रखता है चुनाव के लिहाज से? या आज भी 92 की तरह होगा, राम मंदिर वहीं बनाएंगे से लेकर अब हमने मंदिर बना दिया और चलिए अब राम धुन में हम चुनाव जीत जाएं, ऐसा? राजीव जी, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार कभी बनी नहीं, ये तो हिस्ट्री बताती है। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी बीजेपी हार गई थी चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो इस मुद्दे पर सरकार तो नहीं बनी थी। दूसरा क्या है कि हम लोग जो मीडिया चलाता है, हिंदी बेल्ट का मीडिया, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें हमारे कान तक पहुंचती हैं। और अभी आप 2019 की बात कर रहे थे, मैं 2019 में पुलवामा बालाकोट को किनारे भी रख के अगर बात करूं तो 2019 के चुनाव में एनडीए का एक वजूद था। एनडीए के पास में वो पार्टियां थी जिनका राज्यव्यापी एक फुटप्रिंट था, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, चाहे वो शिवसेना हो, या अकाली दल हो, या एआईएडीएमके हो। अब वो पार्टियां एक भी नहीं है इनके साथ। और ये सबसे बड़ा विफलता मोदी साहब की ये हुई है कि जहां ये नहीं थे, देखिए अभी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने केवल 5 सीट पे चुनाव लड़ेगी बिहार में, तो ये समझदारी की बात है कि जहां आपका फुटप्रिंट स्ट्रांग आपके पार्टनर का है, वहां पार्टनर को चुनाव आगे करो। बीजेपी में ये समझ पता नहीं क्यों गायब हो गई। आप देखिए एनडीए का जब स्थापना हुई और वाजपेयी जी ने सरकार चलाई, तो ममता बनर्जी जैसे लोग थे वहां पे डीएमके था, वहां तमाम सारे बड़े नेता थे, शिवसेना थे, अकाली दल था, बीजेडी था। कौन सी ऐसी पार्टी जो अभी इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां जो वहां थी? तो ये मोदी साहब की बड़ी विफलता हुई है। एक 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी हिंदी पट्टी से बाहर बीजेपी का विस्तार नहीं कर पाए।
और दूसरा कि इंडिया एनडीए के ऐसे पार्टनर नहीं बना पाए जिनका कि राज्यव्यापी फुटप्रिंट हो। तेलुगु देशम पार्टी ने भी मना कर दिया इनसे आंध्र प्रदेश में, 0 स्कोर था आंध्र प्रदेश में। तो अब मेरे ख्याल से इसके लिए बड़ी देर हो चुकी है, क्योंकि अब क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, नंबर 1 उनका वजूद खत्म होगा, और दूसरा कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनका जो चुनाव जीतने का जो गणित है, इक्वेशन है, या उनका जनाधार वो खिसक जाएगा। तो इसलिए क्षेत्रीय दल नहीं आएंगे इनके साथ। बीजेडी भी एनडीए में शामिल नहीं होगा, भले ही लोकसभा में इनको वोट दे दे कि। दूसरा एक देखिए, तेलंगाना के रिजल्ट के बाद बहुत रोचक एक ट्रेंड सामने आया है। वो ट्रेंड ये है कि देखिए कैसे वो बी टीम एक्टिव थी कि बीआरएस के हारने के बाद से ओवैसी के रेडियो का वॉल्यूम भी कम हो गया है। रेडियो ओवैसी का वॉल्यूम कम हो गया है। तो ये सब जो तार जुड़े हुए थे वो सब बीजेपी के डिसएडवांटेज जो सामने आ रहे हैं, छोटे छोटे करके आप देखिएगा कि ये एक बड़े कारण बनेंगे। और खासकर हिंदी पट्टी के बाहर एनडीए का विस्तार न कर पाना बड़ा कारण बनेगा बीजेपी के लिए। 2024 के जब नतीजों की हम लोग बात करेंगे तो इस पर विवेचना होगी। दूसरा एक और बात, आखिरी बात, देखिए विनेश फोगाट के ट्वीट से एक बात समझ में आई कि जाट वोटों को संभालने का जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट किया गया वो बूमरैंग कर गया, वो विफल हो गया। और मिमिक्री की आड़ में जो धनखड़ साहब जाट नेता बनने की प्रयास कर रहे थे वो भी लगता है कामयाब नहीं हुए। अब देखिए इनका 40 सीटों पे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लगभग 40 सीटों पे जाट वोट का प्रभाव है। जाट की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन के साथ है, जयंत चौधरी जिनके साथ लेगेसी उस पॉलिटिक्स की है। बीजेपी के साथ इनका नहीं। राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष ही डोटासरा जो जाट नेता है, कांग्रेस के राजस्थान के जाट पॉलिटिक्स में 2 बड़े परिवार हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे, मदेरणा परिवार और मिर्जा परिवार। अभी ज्योति मिर्जा चली गई थी, चुनाव हार गई है। धनखड़ साहब की गिनती वहां नहीं होती थी। वो मिमिक्री का आड़ लेकर उन्होंने जाट सेंटीमेंट को उभारने की कोशिश की और उसमें कामयाब नहीं हुए। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आउट ऑफ द वे जाकर संरक्षण देने पर ये बड़ा सेल्फ गोल है, जिस भी मजबूरी में किया हो मोदी साहब ने। योगी जी को बराबरी एक योगी के बरक से कोई ठाकुर नेता खड़ा करने के लिए किया गया हो या किसी भी कारण से किया गया हो, ये एक बड़ा सेल्फ गोल साबित हो रहा है बीजेपी के लिए। और आज विनेश फोगाट के ट्वीट से साबित हो गया कि क्राइसिस मैनेजमेंट कामयाब नहीं हुआ बीजेपी का। राजीव जी बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी कैसे देखते हैं, विनेश फोगाट की बात तो हो ही रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात हो रही है, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि बीजेपी परेशानी में तो है? यानी बीजेपी में एक परेशानी जो वो बताया एनडीए वाला कि अभी जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं तो मीडिया करता नहीं, करेगा भी नहीं, कि ये अभी 0 है और उन्होंने 38 या कितना 36, अब अभी हमको आंकड़े उतने याद नहीं रहते, दल को 28 दलों के जो मुकाबले में जो एनडीए बनाया था उसमें उतने लोग इतने जमा हो गए थे। कितने दल, मतलब 38 टाइप से 30 से ऊपर ही था कुछ। तो वो सब दल कहाँ है इसके बारे में मीडिया को खोजता भी नहीं है, लिस्ट भी नहीं बनाता है। तो यहाँ एक इंटैक्ट जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, और दूसरी तरफ उनका एनडीए है नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि सीट शेयरिंग का अब एक बहुत अच्छा ये है बिहार का उदाहरण। 2 पासवान अलग अलग, मतलब रामविलास पासवान जी के 2 जो लोग थे
वो दो एक है, दोनों एनडीए में है, दोनों ने घोषणा कर रखी है कि अगले को हराएंगे और वो एक ही जगह की सीट मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि उनकी सीट शेयरिंग जो है एनडीए जो भी है, मान लिया अनुप्रिया पटेल है, मतलब जो हिंदी पट्टी की बात मैं कह रहा हूं, बाकी जगह तो उनका कुछ रहा नहीं। फिर या महाराष्ट्र में जो शिंदे है वो गुट है, अजित पवार का गुट है, तो ये एनडीए जो है उनका जो भी स्केलेटन एनडीए है उसमें किस तरह सीट शेयरिंग करेंगे वो मुद्दा है, क्योंकि हरा करके आए हैं एक दूसरे को, वो या नहीं तो हार कर है, तो उनको कैसे सीट देंगे। दूसरा क्या बिहार का इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिहार में 17 सीटें हैं बीजेपी के पास और 6 सीटें हैं इसके पास पासवान मतलब एलजेपी के पास। अब वो उसका 6 सीटों में तो उनका 6 का समझिए कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, और 17 में जो है वो उन्होंने जो जेडीयू के साथ किया था तो वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि वहां जो सीट शेयरिंग, यहां पर तो जो सीट शेयरिंग का मामला इतना स्मूथ है इंडिया गठबंधन में कि बिहार में तो लेफ्ट पार्टीज वगैरह का स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने बोल दिया कि सीट शेयरिंग के हम कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है, जो सीट हम नहीं मतलब अगर इंडिया गठबंधन से मिला तो भी चलेगा। मतलब वो सीपीआई सीपीआईएमएल सबके वोट बैंक है और काफी ताकत है, लेकिन उन लोगों ने साफ कर दिया कि सीट शेयरिंग की वजह से इंडिया गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, वो अपनी तरफ से जाहिर कर दिया है उन्होंने। तो ये आप देख लीजिए क्या कि ये तो है कि एनडीए के अंदर का, अब बीजेपी के अंदर का भी देख लीजिए कि बीजेपी में वो क्या करेंगे। अभी मान लिया मध्य प्रदेश में है, मोहन यादव के बाद का जो इक्वेशन बनेगा उसका वो क्या करेंगे, अब वसुंधरा राजे मतलब राजस्थान में क्या करेंगे, मुझको लग रहा है काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है बीजेपी। यूनाइटेड मतलब बीजेपी नहीं है, और ये बहुत बड़ा बहुत बिग पॉइंट है, प्लस पॉइंट एनडीए मतलब इंडिया गठबंधन के लिए वो मुझको लग रहा है जो काउंटर कर सकता है। एक घटक उनका एकदम साथ है, वो है मीडिया। वो मीडिया उनके साथ पूरी तरह से है, जो एनडीए का बीजेपी से बड़ा घटक है। वो घटक एकदम तैयारी में है, सर्वे वगैरह सब से वो बता रहा है लोगों को, आ ही गया है। धनंजय एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये अगर है कि जीत ही रहा है और सब सर्वे कर रहा है तो फिर चुनाव कराने के लिए एक ही बार अनाउंस कर दे ये कि जीत गई बीजेपी। तो ये सर्वे वगैरह क्यों कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है लोगों का। जी धनंजय जी, ये सर्वे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा है कि फिर चुनाव नहीं रिजल्ट डिक्लेयर करके और अगली सरकार बनवा दी जाए। यही जो आप कह रहे थे उसी बात को मैं ज़रा आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पहलू है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ अनिल सिन्हा साहब कह रहे हैं कि एक ही घटक दल इनका है बीजेपी का या एनडीए में, वह है मीडिया। बहुत बड़ा घटक दल है जो साथ साथ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ रखना चाहता हूँ और क्लोजिंग चाहता हूँ आपके इस कमेंट के साथ साथ कि दक्षिण भारत की लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ रही है, वो साफ दिखाई दे रहा है। भले जितनी भी सीटों का दावा ओपिनियन पोल्स में किए जा रहे हों, लेकिन बीजेपी के सामने उत्तर भारत को बचाने की लड़ाई है, वजूद बचाने की लड़ाई। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस दिशा में चर्चा होनी चाहिए कि पिछली दफा आपके पास सभी जगह लगभग 90 से 100% तक सीटें आई हैं, मैक्सिमम राज्यों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में। उदाहरण है गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, इन सब में। अब बचाने की जो राजनीति, अपनी साख बचाने की राजनीति, इस राजनीति में बीजेपी को अब कहां देखा जाए 2024 के लिहाज से? मुझे जैसा कि अनिल भाई साहब ने कहा कि मैं तो मानता हूं कि सबसे मजबूत घटक दल उनका जो है वो मीडिया ही है। जो नेता भी उतना तेज नहीं बोलते हैं इनके जितना तेज मीडिया बोलता है, और बाकायदा सर्वे से बोल रहा है, उसके एंकर बोल रहे हैं, उस पर लगातार बीजेपी समर्थित नेता लाए जाते हैं, आरएसएस के व्यक्ति जो है वो विश्लेषक बना के बिठाए जाते हैं, तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जो है ढेर सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, करोड़ों ग्रुप हैं, अक्षत है, चावल है, राम है,
पता नहीं क्या नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो मुझे लगता है आत्मविश्वास की कमी हो रही है और अहंकार इनके पास भरा हुआ है। उनको लग रहा है कि मोदी है तो किसी की जरूरत क्यों है। देखिए सर्वे क्या कराते हैं, सर्वे कराते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है हिंदुस्तान में तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब बतलाइए, आप मीडिया का ये नैरेटिव होना चाहिए। मीडिया हो भाई, आप अवेयर करने के लिए हो, जनता और सत्ता पक्ष के बीच के जो है ब्रिज हो। आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा और आप राहुल गांधी और मोदी की तुलना करते हो। राहुल गांधी कहीं चर्चा में नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। खड़गे साहब से करते तो फिर भी एक बात होती, खड़गे साहब से करके देखो, समझ में आएगा कि जनता किस तरह से वोट कर रही है तुम्हारे इस पे चैनल पे। फिर एक बार मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, जैसा बूमरैंग बोल रहे थे प्रशांत भाई, ये मीडिया भी इनको बहुत डैमेज करने वाला है। आप आने दीजिए, चुनाव नजदीक होने दीजिए, क्योंकि मीडिया में अविश्वसनीयता और मीडिया ये कि साला ये ढोल पीटता रहता है। बिहार में अभी हमारे जो साथी एक बिहार के आए हुए थे गांव के, और वो एजुकेशन में बड़ा काम किया उन्होंने, अभी भी गांव में ही ज्यादातर समय रहते हैं। वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि गांव के युवाओं में अभी राम से बड़ा मुद्दा हो गया है रोजगार, और वो चाह रहे हैं कि डिग्री अपनी ठीक करो, सर्टिफिकेट जमा करो, चूंकि नौकरी मिलने वाली है और नौकरी कई तरफ मिल रही है। वो खाली एजुकेशन शिक्षक के तौर पे नहीं मिल रही है, दरोगा के तौर पे बहाली हो रही है, एसएससी की बहाली हो रही है और दूसरे पदों पर बहाली हो रही है, हेल्थ के सेक्टर में ढेर सारी बहाली हो रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है और इसमें ये बयान कर रहे हैं कि राम जी की बात कर रहे हैं। अरे राम जी के बाद जो है कृष्ण जी आ गए थे, तो कृष्ण जी के बाद फिर कल्कि अवतार हो गए। आपने बतला ही दिया कि जो है मोदी जी उनसे भी बड़े हो गए, सबसे बड़े हो गए, तो मोदी जी के सीधे मंदिर बनाओ और उनकी पूजा करो। तो तमाम जगहों पे कितना भी आप ढकें, जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे अच्छा लगा, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन सबसे मजबूती तौर से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके, महंगाई को मुद्दा बना करके चल रही है। और नीतीश कुमार, मैं फिर दोहरा दूं कि नीतीश कुमार एक उदाहरण के तौर पे है और उसका उत्तर प्रदेश पे भी भारी असर पड़ेगा। 12% जो बिहार के बाहर के लोगों ने नौकरियां पाई, उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा है। और ईस्टर्न यूपी में जिस तरह से नीतीश कुमार के आने की बात की जा रही है और जिस तरह से राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ा है कांग्रेस के ऊपर, मुझे लगता है कि अब इस बार जो है कोई कमलनाथ जैसा की गलती होने वाली नहीं है। और इस बार पूरे तौर पे जो है वो सही तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग सीट शेयरिंग पे बैठ रहे हैं, अभी अगर मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशांत भाई ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को 5 या 6 सीटें दी जाएंगी। तो ये बात चल रही थी कि जैसे पिछली बार आधी सीटें पे ये दोनों लड़ेंगे, एक और बाकी जो 32 सीटें होंगी वो वामपंथी दल और कांग्रेस को दिया जाएगा, वो पैटर्न है। तो बहुत अच्छी बात है और इसका फायदा मिलेगा। जी 17, 4 और 2 ये इस फॉर्मूले पे ये लोग काम कर रहे हैं। 17 सीटें आरजेडी को, 17 सीटें जेडीयू को, 34 सीटें हो गई, 6 सीटें बचती हैं, 4 सीट कांग्रेस को और 2 सीट वाम दल को। ये फॉर्मूला सामने आ रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सच्चाई, इसमें सच्चाई इसलिए देख लीजिए कि सच्चाई पिछली बार भी जो फार्मूला था उसमें यही फार्मूला था, जो एनडीए के साथ जो फार्मूला था। 17 सीटें बीजेपी और जेडीयू लड़ी और 6 सीटें दे दी गई थी चिराग पासवान जी को। अब चिराग पासवान में अलग झगड़ा है कि चिराग पासवान में कितनी सीटें किसको दोगे, वो अलग लड़ाई है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इस ढंग से आने वाले समय में बहुत कुछ अलग अलग हम देखेंगे। इस बीच राहुल गांधी ने एक अग्निवीर योजना को लेकर एक ट्वीट किया है। अगर उस ट्वीट को हम दिखा पाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इश्यूज कैसे कांग्रेस पार्टी उठा रही है ये देखिए। राहुल गांधी लिख रहे हैं और इन्होंने मुलाकात की है अलग अलग छात्रों से। देखिए, अस्थायी भर्ती देने के लिए, यहाँ बेरोजगारी की बात हो रही है, अस्थायी भर्ती देने के लिए लाई गई अग्निवीर योजना की आड़ में 2019 से 2021 तक चली सेना एवं एयरफोर्स की स्थायी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सरकार ने अनगिनत परिश्रमी एवं स्वप्नदर्शी युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये कह रहे हैं, फेर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं, दुखद है कि सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लगभग 1100 किलोमीटर पैदल चलकर अपना हक मांगने दिल्ली आए इन नौजवानों के संघर्ष को मीडिया के किसी भी कैमरे में जगह नहीं मिली। छोटे छोटे
कमरों में रहकर बड़े बड़े लक्ष्यों को साधने वाले इन महत्वाकांक्षी छात्रों की पीड़ा शायद मुख्य धारा की मीडिया के प्राइम टाइम में जगह न बना सके, पर हम सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ रोजगार की बात कर रहे इन युवाओं के संघर्ष में उनके साथ हैं। चंपारण सत्याग्रह पेंडिंग भर्ती, हैशटैग चंपारण सत्याग्रह और हैशटैग पेंडिंग भर्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं, और ये जो जिन छात्रों से इनकी मुलाकात हुई है, ये सत्याग्रह की भूमि चंपारण से 1100 किलोमीटर 1100 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली आए अपने हक मांगने के लिए, और इनकी मुलाकात होती है राहुल गांधी से। इन छात्रों की, इन बेरोजगार युवाओं की मुलाकात राहुल गांधी से होती है आज, और उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है। इस कार्यक्रम के आखिर में इस ट्वीट को, अभी अभी ये ट्वीट इन्होंने किया है और आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट, जिसके जरिए राहुल गांधी सीधे सीधे बता रहे हैं कि बिहार के चंपारण से 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हुए छात्र युवा जो हैं, उनकी तरफ मीडिया का कोई धड़ा, मीडिया का कोई भी कैमरा, मीडिया का कोई भी पत्रकार नहीं जाता है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो उनसे राहुल गांधी मुलाकात करते हैं और शायद यही बोल रहे होंगे कि आने वाले वक्त में हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। और वही आखिर में लिख रहे हैं राहुल गांधी कि हम सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ रोजगार की बात कर रहे इन युवाओं के संघर्ष में उनके साथ हैं। अगर उनके संघर्ष में कोई साथ है तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और 2019 और 21 की बात यहां लिख रहे हैं, तो ये सब एक महत्वपूर्ण पहलू और इस पर चर्चा लाजिमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे तमाम साथियों का। ये आखिर में ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ गई थी जो आप तक हम पहुंचा रहे थे। धनंजय जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।